तभी रिया को उस पेड़ की सबसे ऊपर वाले टहनी पर खड़ी हुई नजर आती है। रिया उसे देख चौंक जाती है। तभी अचानक हवा का लहर बढ़ने लगती है। उसके वजह से आम पेड़ की टहनियां थोड़ा जोर से हिलने लगता है। उसके चलते वह लड़की आम पेड़ के नीचे गिर जाती है। उस दृश्य को देख रिया सुन्न पड़ जाती है। रिया घबराते जोर जोर से हांफने लगती है। तभी अचानक वह लड़की उठ खड़ी होती है और रिया को घूरने लगती है। रिया डर के मारे खिड़कियां को तुरंत बंद कर देती है। यह किस्सा है 2004 की। उस वक्त का माहौल कुछ अलग ही था। उस जमाने के लोग भी भूत प्रेत को ज्यादा करीब से मानते थे और सच में ऐसा अनुभव होता भी था। एक डर भरी जिंदगी के साथ खुद को सावधान करके व्यतीत करते थे। समझने वाली यह बात है कि पहले जमाने की भूत प्रेत की झूठी मोटी कहानी हो या फिर सच हो, उसे किसी के जुबान से सुनने से सच में भय के साथ दिल दहल उठती है। ये भी एक रिया के साथ घटी हुई एक दिल दहला देने वाली कहानी है। रिया एक शहर में एनआईटी का पढ़ाई कर रही थी। वो एनआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में नई एडमिशन ली थी, तो उस कॉलेज के बारे में उतना पता नहीं था। उसे उतना जानकारी नहीं था उस कॉलेज का। उसे तो 2 दिन बाद भी पता नहीं चला था कि उसका पीजी गर्ल्स हॉस्टल कौन सी जगह पर है, क्योंकि 2 दिन वो अपने घर से आना जाना कर रही थी। और एनआईटी कॉलेज बहुत बड़ा था। जाहिर सी बात है, इतना सारा डिपार्टमेंट था कि कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। रिया भी ऐसे कंफ्यूज हो गई थी। एनआईटी कॉलेज रिया के घर से थोड़ा ज्यादा दूरी हो रहा था। उसके चलते रिया को थोड़ा परेशानी हो रही थी। इस परेशान की वजह से रिया अपने एनआईटी कॉलेज की पीजी हॉस्टल में रहने की सोचती है। रिया इसके बारे में अपने सीनियर से बात करती है। रिया को पीजी हॉस्टल में एक रूम मिल जाता है। रिया के साथ और एक लड़की को भी शामिल कर दिया जाता है। उस लड़की का नाम मंजू था, जो कि वह भी एनआईटी कॉलेज की नई स्टूडेंट थी। उसे भी इस कॉलेज के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। उस पीजी हॉस्टल में एक सिक्योरिटी गार्ड था। वह उस रूम का चाबी लेकर साथ में रिया को और मंजू को रूम की तरफ ले जाता है। वो रूम 2nd फ्लोर में थी। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ऊपर ले जाता है। वह सिक्योरिटी गार्ड उस रूम का ताला खोल रहा था। तभी नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर से किसी का आवाज आती है। कोई आवाज देकर सिक्योरिटी गार्ड को बुला रहा था। उसके वजह से सिक्योरिटी गार्ड रिया के हाथ में चाबी थमाते हुए कहता है, तुम लोग ताला खोलो रूम का और देख लो, मैं नीचे से आ रहा हूं। ऐसे कह के सिक्योरिटी गार्ड नीचे चला जाता है। रिया और मंजू उस कमरे का दरवाजा खोलने लगते हैं। वहां का दरवाजा पुराना लग रहा था। रिया दरवाजा को धीमे से खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तभी अचानक रिया की नजरों में एक काला साया गुजरता हुआ दिखता है। रिया को झटका लगता है। रिया छोटी छोटी कदम बढ़ाते कमरे के अंदर जाती है। वह साया दरवाजा के लेफ्ट वाली दीवार पर कहीं खो जाती है। उसे देख रिया कुछ समझ नहीं पाती है। पीछे रही मंजू रिया को कहती है, क्या हुआ रिया, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तभी रिया को लगता है कि यह मेरा वहम होगा। अगर यह सच होता तो मंजू को भी इसके बारे में पता चलता। वह मुझे ऐसे सवाल नहीं करती। ऐसे समझ के रिया उस चीज को नजरअंदाज कर देती है और कहती है, कुछ नहीं मंजू, बस यहाँ का कमरा थोड़ा पुराना है ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, बट कोई बात नहीं, रह लेंगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, बच्चे लोग कमरा देख लिए ना, चलो अब बाहर आ जाओ। इस कमरे को थोड़ा साफ सफाई करवाते हैं, उसके बाद शाम तक शिफ्ट हो जाना। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड कहने पर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। कुछ वर्कर्स को बुलाकर साफ सफाई करवाया जाता है। ठीक शाम तक वह रूम साफ सफाई हो जाता है। रिया और मंजू अपना अपना बैग लाकर उस रूम के अंदर जाते हैं। साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी था। वह रिया और मंजू को एक चीज कहता है, बच्चे लोग, मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस बात को हल्के में मत लेना। मेरा बात को ध्यान से सुन लो। शाम के 7 बजते ही रूम के अंदर रहना। 7 बजे के बाद इस हॉस्टल के बाहर मत निकलना। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, लेकिन याद रखना ये इस हॉस्टल का नियम है। अगर इस नियम को पालन नहीं करोगे तो बाद में कुछ हो जाए तो मत बोलना। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ऐसे कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड नीचे चला जाता है। रिया और मंजू को ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। मंजू कहती है, यार इतनी जल्दी 7 बजते ही उसके बाहर नहीं निकलना है।
ऐसी क्या बात है जो 7 बजते ही इसके बाहर नहीं निकल सकते? रिया कहती है, छोड़ो यार, चलाने दो अपना नियम कानून। यहां तो जैसे भी रहना ही है हमें। ये सब के बारे में जान कर क्या करेंगे? ऐसे कहकर रिया उस मैटर को टाल देती है। उस पीजी गर्ल्स हॉस्टल में पहला दिन बड़े अच्छे से गुजर जाता है, दूसरा दिन भी अच्छे से गुजर जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा दिन भी अच्छे से गुजर जाता है, फिर आता है 5वां दिन। उस दिन का ठीक शाम के 4 बज रही थी। उतना समय मंजू थोड़ा थक चुकी थी तो वह अपने बिस्तर में आराम कर रही थी। रिया अपने बालकनी में खड़े होके अपने हाथ में एक किताब पकड़ के पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक एक बॉल आती है। वह बॉल नीचे से होकर रिया के पैर के नीचे गिर जाती है। रिया इधर उधर नजर घुमा के देखती है, लेकिन नीचे से कोई भी क्रिकेट खेल नहीं रहा था। रिया नीचे झुकते हुए उस बॉल को उठाती है। उस बॉल पर लाल स्याही में श्रुति नाम लिखा हुआ रहता है। तभी रिया के कान में एक पायल का आवाज सुनाई देती है। उस पायल का आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मानो कोई चलते हुए रिया के करीब आ रहा है। रिया सीढ़ी की तरफ नजर डालती है, पर सीढ़ी पर कोई भी शख्स नजर नहीं आता। रिया वहां से नजर हटाकर फिर से अपना किताब पर नजर डालती है। तभी अचानक रिया के शरीर में एक ठंडक वाली हवा स्पर्श होती है। रिया को थोड़ा अजीब फील होती है। रिया तुरंत पीछे पलटती है। उसके पीछे एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। वह लड़की रिया की उम्र की लग रही थी, बिल्कुल 21-22 उम्र लग रही थी। उसका सिल्की शिल्की बाल लंबा था और बेहद सुंदर लग रहा था। वह एक ब्लू कलर का शर्ट पहनी थी और नीचे ब्लैक कलर का लोअर पहनी थी। उसके पैर में पायल भी नजर आ रहा था। वह लड़की कहती है, एक्सक्यूज मी बहन जी, जो अपने हाथ में बॉल पकड़े हो ना, वह मेरी बॉल है, प्लीज देंगे? तभी रिया कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो अपना बॉल। ऐसे कहकर रिया उसे बॉल दे देती है। वह लड़की थैंक्स कहकर जा ही रही थी। तभी रिया कहती है, आपका नाम श्रुति है क्या? वह लड़की जी हाँ कहकर चली जाती है। रिया उस लड़की के सोच में खो जाती है। रिया को अब किताब से भी ध्यान हट चुकी थी। ऐसे सिलसिला चलते रात के 8 बज जाती है। तभी रिया और मंजू के कमरे में दोनों के लिए डिनर पहुंचता है। मंजू दरवाजा खोल के आए हुए खाना को एक्सेप्ट करती है। दोनों साथ में खाना खाने में बैठ जाते हैं। रिया खा तो रही थी, पर वो खाना कम, ज्यादा परेशानी लग रही थी। मंजू उसके बारे में सवाल करती, पर रिया कोई भी आंसर खोल के नहीं दे रही थी। ऐसे वक्त बीतते आधी रात हो जाती है। रात के 1 करीब बज जाती है। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक एक बॉल आके रिया के सर पर गिरती है। रिया तुरंत उठ खड़ी होती है। रिया उस बॉल को उठाती है। तभी उस कमरे का दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है। रिया बिस्तर से उठ के दरवाजा खोलने जाती है। कमरे के बाहर कोई भी नजर नहीं आता है। बाहर हर तरफ सन्नाटा नजर आ रहा था। रिया जिस हाथ में बॉल पकड़ी थी, वो हाथ थोड़ा गीला गीला महसूस होती है। रिया अपने हाथ को देखती है। रिया जो बॉल पकड़ी थी उसमें वही श्रुति नाम लिखी हुई थी, और वो नाम अब लाल स्याही से नहीं बल्कि लाल खून से लिखी हुई थी। उस बॉल में देखते ही देखते खून का परत चढ़ता जाता है। बॉल से खून बहने लगता है। रिया चिल्लाते बालकनी से बॉल को नीचे फेंक देती है। तभी रिया की नजर नीचे रही एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि श्रुति ही थी। उसका शक्ल धीरे धीरे सफेद होने लगती है। उसकी दोनों आंखें उल्टी हो जाती हैं। हवा के वजह से उसका सिल्की सिल्की लंबा बाल लहरा रही थी। उसकी वजह से और भी डरावनी लग रही थी। अचानक वह लड़की गायब हो जाती है। रिया उस लड़की को नजर घुमाते इधर उधर छानती है, पर वह लड़की कहीं नजर नहीं आती। रिया डर के मारे जोर जोर से हाँफ रही थी। तभी रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रिया तुरंत पीछे पलटती है। उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वही लड़की ही होती है। उसे देख लिया एक जोरों से चीख लगाती है। उसके वजह से बगल में सोई मंजू का नींद टूट जाती है। मंजू रिया के शरीर को हिलाते हुए जगा देती है। तभी रिया को एहसास होता है कि मैं एक भयानक सपना देख रही थी। रिया घबराते जोर जोर से हाँ रही थी, पर पता नहीं क्यों रिया के हाथ में अभी भी गिला गिला सा महसूस हो रही थी। रिया अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ खून से भीगा हुआ नजर आता है। रिया और भी चिल्लाने लगती है। अब मंजू को भी थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है। मंजू रिया को बाथरूम ले जाकर उसका हाथ धो देती है।
रिया खुद समझ नहीं पाती कि यह एक सपना था या फिर एक हकीकत था। वह डरावनी रात जैसे तैसे कट जाती है। सुबह हो जाती है। रिया और मंजू क्लास के टाइम पर क्लास करने के लिए जाते हैं। अब रिया को पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा था जितना पहले लग रहा था। रिया बस वही लड़की के बारे में सोच के परेशान नजर आ रही थी। दोनों क्लास को ओवर करके अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। वहां पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड रिया के उदासपन चेहरा को देख कुछ सवाल करता है। रिया सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी खुलासा नहीं करती, वह बहाना करके ऊपर चली जाती है। लेकिन मंजू रिया के साथ रात को जो घटना हुई थी उसके बारे में सिक्योरिटी गार्ड को बता देती है। सिक्योरिटी गार्ड मंजू का बात को बड़ा गौर से समझने की कोशिश कर रहा था। उसे भी थोड़ा घबराहट सी महसूस हो रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है, देखो बच्चों, अपना ख्याल रखना, रात के वक्त बाहर मत निकलना। मैं तो आज यहीं पर नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी बीवी थोड़ी बीमार है, तो मैं आज घर जा रहा हूं। टेंशन मत लो, मैं एक सिक्योरिटी को यहीं पर देखभाल करने के लिए रख दूंगा। अगर कोई परेशानी या किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसे आवाज देकर बुला सकते हो। ठीक है बच्ची, जा अपने रूम पर और रिया का ख्याल रखना। उसके बाद मंजू अपने रूम में चली जाती है। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल बीत जाता है। रात के वक्त आती है। दोनों खाना खाकर अपने रूम में किताब खोलकर पढ़ रहे थे। मंजू को नींद कब का आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वो गहरी नींद में चली जाती है। रिया सोने की कोशिश कर रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे सिलसिला चलते रात के 12:30 बज जाती है। तभी अचानक बाहर हवा चलने लगती है। उस रूम का खिड़की खुला होने की वजह से खिड़की का दरवाजा जोर जोर से वापस में टकरा रही थी। रिया बिस्तर से उठ के उस खिड़की को बंद करने के लिए चली जाती है। खिड़की के करीब जाते ही एक चीज दिखती है। बाहर एक आम पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की की चेहरा दूरी होने के वजह से ठीक से नजर नहीं आ रही थी। वो लड़की अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी। पेड़ के नीचे वह लड़की नाच रही थी। कभी कभी पेड़ के चारों तरफ घूम रही थी तो कभी पेड़ के टहनी पर झूल रही थी। उसके चलते रिया को उसकी हरकतें थोड़ा अजीब लग रही थी। तभी वह लड़की पता नहीं कैसे अचानक गायब हो जाती है। रिया पेड़ के इर्द गिर्द नजर घुमाते छानती है। तभी रिया को उस पेड़ की सबसे ऊपर वाले टहनी पर खड़ी हुई नजर आती है। रिया उसे देख चौंक जाती है। तभी अचानक हवा का लहर बढ़ने लगती है। उसके वजह से आम पेड़ की टहनियां थोड़ा जोर से हिलने लगता है। उसके चलते वह लड़की आम पेड़ के नीचे गिर जाती है। उस दृश्य को देख रिया सुन्न पड़ जाती है। रिया घबराते जोर जोर से हांफने लगती है। तभी अचानक वह लड़की उठ खड़ी होती है और रिया को घूरने लगती है। रिया डर के मारे खिड़कियां को तुरंत बंद कर देती है। हांफते हुए बिस्तर में आकर लेट जाती है। उसके बाद थोड़ी देर सब कुछ शांत नजर आती है। अब हवा भी चलना बंद हो चुकी थी। रिया अपने मन को सवाल करती है कि मंजू को जगा के इसके बारे में बता दूं क्या। फिर एक बार सोचती है, अगर बता भी दिया तो इस बात को यकीन नहीं करेगी वो। खैर छोड़ो, कहकर सो जाती है। फिर कुछ समय बाद फिर बाहर का हवा चलने लगती है। रिया बंद किए खिड़कियां फिर से पता नहीं कैसे खुल जाती है। उसके वजह से रिया का आंख फिर से खुल जाता है। रिया को और घबराहट होती है। तभी खिड़की के बाहर से एक काला धुआं उड़ते हुए रिया के करीब आती है। वो धुआं बड़ा झटके के साथ रिया के आंख में समा जाती है। उसके बाद रिया का आंखें लाल रूप से परिवर्तन हो जाती है। रिया तुरंत बिस्तर से उठ खड़ी होती है। आंख बिना झपकाए कमरे के दरवाजा तरफ बढ़ती है। दरवाजा के करीब जाते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रिया अपने वश में बिल्कुल भी नहीं थी, मानो कोई रिया को हिप्नोटाइज करके उसे खुद की मर्जी से नियंत्रित कर रहा हो। रिया कमरे से बाहर निकल के नीचे चली जाती है, पर मंजू को थोड़ा सा भी भनक तक नहीं पहुंचता। रिया बिना गर्दन मुड़े आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते हुए उस आम पेड़ के पास पहुंच जाती है। अब रिया भी उस लड़की की तरह हरकतें करने लगती है। उस लड़की जैसे नाचने लगती है। आम पेड़ के नीचे गोल गोल चक्कर लगाने लगती है। टहनी पर झूलने लगती है। इधर हवा की वजह से कमरे का दरवाजा वापस में टकरा रही थी। उसके चलते मंजू का नींद टूट जाती है। पहले मंजू का नजर दरवाजा पर पड़ती है। दरवाजा पूरा खुला हुआ नजर आ रहा था।
तभी रिया के बिस्तर पर नजर पड़ती है। बिस्तर को खाली पाने के चलते मंजू घबराते हुए रिया को ढूंढने लगती है। मंजू अगल बगल कमरे में भी पूछ के रिया के बारे में पता करती है, लेकिन रिया का कहीं पता नहीं चलता। मंजू सीढ़ी से उतरकर वॉचमैन की तरफ जाती है। वहां का वॉचमैन चेयर में बैठकर बड़े मजे से सो रहा था। मंजू जाकर उस वॉचमैन को जगह देती है और रिया के बारे में पूछती है। वॉचमैन को भी पता नहीं होता, वह भी रिया को ढूंढने लगता है। हॉस्टल के कुछ पड़ोसियां भी मंजू के साथ रिया को ढूंढने में मदद करते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट का नजर उस आम पेड़ पर पड़ती है। उस आम पेड़ पर रिया ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वॉचमैन और कुछ स्टूडेंट मिलकर रिया को पकड़ के पेड़ से उतार लेते हैं। उसके बाद रिया बेहोश हो पड़ती है। उसे अपने कमरे में लाके उसके चेहरे पर पानी छिड़क देते हैं। तभी रिया होश में आती है। रिया आंखें खोलती है तो सामने बेहद लोगों को अपने पास पाती है। मंजू रिया को ऊंची आवाज में सवाल करती है, रिया तू क्यों बाहर गई थी, वो भी अकेले? क्या हो गया है तुझे? हमें वॉचमैन मना किए थे ना रात को निकलने के लिए। रिया को कुछ भी याद नहीं था। वो कैसे गई, उसे क्या हुआ, उसके सामने लोगों का क्यों भीड़ जमा है। तभी वॉचमैन सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं, छोड़ो बच्चे लोग, इसे अब सवाल मत करो, इसे आराम करने दो। आधी रात भी हो चुकी है, कल सुबह बात कर लेंगे। वॉचमैन के कहने पर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ स्टूडेंट को वॉचमैन कह देते हैं रिया और मंजू के साथ सोने के लिए। उसके बाद वॉचमैन भी नीचे चले जाते हैं। रात निकलते सुबह हो जाती है। सुबह उस NIT कॉलेज की एक पुरानी मैडम आती है रिया और मंजू के कमरे में। आकर रिया को बड़ा शांति आवाज से पूछती है। रिया अपने साथ जो जो घटना हुई थी वह सारा चीज मैडम को विस्तार से बोल देती है। रिया की बात सुन मैडम दंग रह जाती है। उसके साथ स्टूडेंट्स का भी होश उड़ जाते हैं। रिया जिसके बारे में बोल रही थी, मैडम को पता था कि वो कौन सी लड़की के बारे में रिया बात कर रही है। तभी मैडम कहती है, प्रिया जिस लड़की के बारे में कह रही है वह लड़की को मैं जानती हूँ। वह लड़की का नाम श्रुति था। वह लड़की 2 साल पहले ही मर चुकी है। वह एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, वह उसकी आत्मा है जो रिया के ऊपर हावी हो रही थी। उस लड़की को क्रिकेट खेलना बेहद दिलचस्प था और वह लड़की को आम खाना भी बेहद पसंद था। जब भी उसे आम खाने का मन होता, वह लड़की खुद आम पेड़ के ऊपर चढ़ के आम तोड़ के खा लेती थी। एक दिन वैसे उसे आम खाने का बेहद मन हो रही थी, तो वह लड़की उस आम पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। आम तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर ही टहनी पर चली जाती है। उस दिन कुछ ज्यादा ही हवा चल रही थी। एक जोरदार हवा आम पेड़ पर टकराने की वजह से श्रुति जिस टहनी पर पैर रखी थी वह टहनी टूट जाती है। श्रुति खुद को गिरने से नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाती। उसकी वजह से श्रुति नीचे गिर जाती है, वहीं उसका मौत हो जाती है। इसलिए आज भी कुछ लोगों को उस लड़की की आत्मा भटकती हुई नजर आती है। ये सुनकर सब लोगों का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके चलते रिया को वही NIT कॉलेज को छोड़ना ही पड़ता है। कुछ लोगों का तो कहना है कि वही आम पेड़ में श्रुति से पहले भी और भी लड़कियों के साथ कई बार ऐसे जानलेवा घटनाएं हो चुकी हैं। और भी कुछ ऐसी डरावनी जगह है उस कॉलेज के अंदर जो एक हॉरर मिस्ट्री बन के मौजूद है। उसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। आज भी उस कॉलेज को एक भय दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, ये थी आज की एक दिल दहला देने वाली कहानी। पसंद आई तो एक लाइक के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।